डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 61, तान्या की नफरत। कहानी अब तक। रिया ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, बस ज्योति पूछ मत यार, मुझे तो लगता है कि दुनिया के सारे खड़ूस बॉस ऊपर वाले ने मेरे हिस्से में डाले हैं। ज्योति ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे यार तुझे पता है ये नया बॉस थोड़ा मिस्टीरियस भी है। देखा नहीं, राजीव के अलावा कोई भी उसके फ्लो पर नहीं जा सकता। रिया ने फाइल देखते हुए ही कहा, हाँ तो उसके कैबिन में जाना कौन चाहता है। ज्योति ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, अगर हमें भी उनके कैबिन में जाने की परमिशन मिल जाती तो मुझे भी एक बार उस हॉट और हैंडसम हंक से मिलने का मौका मिल जाता। तुझे पता है, मैंने सुना है कि वो काफी हॉट है। रिया ने अपनी फाइल से नजर हटाकर उसकी तरफ देखा और फिर एक फेक स्माइल के साथ कहा, ज्योति जी, अगर आपको यही सब बकवास करनी है तो कृपया करके अपनी डेस्क पर तशरीफ ले जाए, वरना मेरो क्रोध की अग्नि आपको कहां कहां से जलाएगी, आप सोच भी नहीं सकती। रिया की बात सुनकर ज्योति ने अजीब सा मुंह बनाया और अपनी डेस्क पर चली गई। अब आगे। रिया के घर में निखिल डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाने का वेट कर रहा था। निखिल ने रिया को आवाज देते हुए कहा, रिया, क्या हुआ, तुम्हारा खाना बन रहा है या फिर बाहर से मंगवा रही हो। रिया अपने हाथ में खाने का बाउल लिए बाहर आए और उसके पीछे ही शिवी भी खाने का बाउल पकड़े हुए बाहर आई। रिया ने बाउल टेबल पर रखा और निखिल के पास ही चेयर पर बैठते हुए कहा, अब तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर बनाया है तो थोड़ा वक्त लगता है ना निखिल। शिव भी उसके पास ही चेयर पर बैठ गई और बोली, तुम्हें पता है कितनी मेहनत की है मैंने ये सब बनाने में। निखिल ने थोड़ा कंफ्यूजन से पूछा, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है रिया कि तुम इतनी मेहरबान क्यों हो मुझ पर, क्योंकि मैं जब तुम्हें कहता हूँ मेरी पसंद की कोई डिश बना दो तो अक्सर तुम मुझे दुनिया भर के नखरे दिखाती हो, और आज तुमने स्पेशली मुझे बुलाया है डिनर पर, जरूर कोई बात तो है। तो रिया ने पहले शिवी की तरफ देखा तो शिवी ने उसे इशारे से कुछ कहने के लिए कहा तो रिया ने अपने फेस पर बड़ी सी स्माइल सजाए हुए कहा, वो क्या है ना निखिल, तुम मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हो और मुझे इस वक्त मदद की सख्त जरूरत है, और मेरे दोस्त होने के नाते तुम अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। रिया निखिल के आगे रखी हुई प्लेट में बिरयानी सर्व करते हुए बोली। निखिल बिरयानी की स्मेल लेते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, वाह यार, तुम्हारे हाथ की बिरयानी की बात ही कुछ और है, क्या खुशबू है इसकी। अच्छा, तुम्हें जो बात करनी है ना बाद में करना, पहले मुझे बिरयानी खाने दो। रिया ने मन ही मन कहा, फंस गया मुर्गा, इससे पहले कि बिरयानी खाना शुरू करे पहले से अपनी बात मनवा लेती हूँ। तभी शिवी ने कहा, निखिल, वो रिया को ना तुमसे मदद चाहिए थी। तो निखिल ने बिरयानी खाते हुए कहा, तो बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। तो रिया ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, निखिल, तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है तो क्या तुम्हारी कंपनी में मेरे लायक कोई जॉब है। वो क्या है ना, मेरा जो नया बॉस है ना वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, उसने जीना हराम किया हुआ है मेरा, इसलिए सोच रही हूँ कि मैं वो जॉब ही छोड़ दूँ। रिया की बात सुनकर निखिल, जो बड़े ही खुश होकर बिरयानी के मजे ले रहा था, अचानक ही खांसने लगा। उसने खांसते हुए रिया की तरफ देखा तो शिवी ने जल्दी से पानी का गिलास निखिल के आगे बढ़ाया और उसकी पीठ रब करते हुए कहा, आराम से खाओ निखिल। निखिल ने पानी पीकर खुद को थोड़ा रिलैक्स किया और फिर रिया से दोबारा से पूछा, क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहो। तो रिया ने कहा, मुझे अपनी कंपनियों को जॉब दे दो, बस यही कहा। निखिल ने कहा, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगा, वहाँ मेरी अपनी खुद की एक रेपुटेशन है और तुम वहाँ आकर बात बात में मेरी इज्जत की जो धज्जियां उड़ाओगी ना वो मैं अच्छे से जानता हूँ। निखिल की बात सुनकर रिया का मुंह खुला की खुला रह गया। उसने निखिल से पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। निखिल ने कहा, मेरा मतलब वही है जो तुम समझ रही हो, तुम्हें जब भी कोई काम करने के लिए कहूँगा दुनिया भर के नखरे दिखाओगी, और अगर मैं तुम्हें जरा सा डांट भी दूंगा तो तुम वहाँ सबके सामने मुझसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाओगी और भर भर के गलियां दोगी, वो अलग, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ। निखिल की बात सुनकर रिया को अब उस पर गुस्सा आने लगा। वो खड़े होते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए मस्त सा डिनर बनाया और तुम मुझे यहाँ नखरे दिखा रहे हो, चुपचाप मुझे जॉब दे रहे हो कि नहीं। निखिल ने लापरवाही से कहा, भूल जाओ, मैं तो तुम्हें अपने यहाँ चपरासी की भी जॉब ना दूं। अब रिया का पारा हाई हो गया। उसने एक बार फिर निखिल को वार्न करते हुए कहा, आखिरी बार कह रही हूँ निखिल, तुम मुझे जॉब दे रहे हो कि नहीं, वरना
निखिल जो चिकन पीस खा रहा था उसने रिया से पूछा, वरना क्या? क्या करोगी तुम? जबरदस्ती है क्या? नहीं दे रहा मैं तुम्हें जॉब। रिया ने गुस्से से कहा, बिरयानी खानी है तुम्हें, खिलाती हूँ तुम्हें बिरयानी। कहकर रिया ने जैसे ही प्लेट को उठाना चाहा, निखिल ने जल्दी से प्लेट को उठाया और उससे दूर भागते हुए कहा, बिरयानी तो मैं खाकर ही जाऊंगा, कर लो तुम्हें जो करना है। रिया अब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी, वापस रख मेरी बिरयानी, खबरदार जो तूने इसे खाया तो, अगर जॉब नहीं तो बिरयानी भी नहीं। निखिल एक रूम में घुस गया और दरवाजे के पास खड़े होकर बोला, बड़ी दुष्ट है तू रिया, भूखी के मुंह से बिरयानी छीनते तुझे शर्म नहीं आ रही? उससे पहले कि रिया उस तक पहुंचती निखिल ने रिया के मुंह पर ही डोर बंद कर दिया, लेकिन रिया अब दरवाजा पीटते हुए चिल्लाई, निखिल चुपचाप मेरी बिरयानी वापस कर, जॉब भी नहीं दे रहा और मेरी बिरयानी भी लेकर चला गया, भूखड़ कहीं का। निखिल आराम से बेड पर बैठकर बिरयानी के मजे लेते हुए बोला, वैसे बिरयानी काफी मस्त बनाए हैं, मानना पड़ेगा। शिवी को अब रिया की शक्ल देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। रिया रोंदू सा फेस बनाकर शिवी के सामने बैठ गई और बोली, मेरी सारी मेहनत खराब कर दी है। माथुर विला। तान्या एक रूम के बाहर खड़ी हुई थी। ये रूम शिवी का था। शादी से पहले शिवी इसी रूम में रहा करती थी। तान्या ने डोर के नोक पर अपना हाथ रख डोर ओपन कर अंदर चली गई। रूम ज्यादा बड़ा नहीं था और ना ही ज्यादा छोटा था और देखने में भी काफी सिंपल था। बस उस रूम में जरूरत की चीजें ही मौजूद थी। तान्या जो सरसरी नजरों से उस पूरे रूम को देख रही थी, उसने अपने कदम एक दीवार की तरफ बढ़ा दिए। उस दीवार पर शिवी की एक फोटो लगी हुई थी। वो शिवी की स्कूल टाइम की फोटो थी। तान्या जाकर उस फोटो के सामने खड़ी हो गई और एकटक शिवी तस्वीर को देखने लगी। तान्या का चेहरा तो बहुत शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में शिवी के लिए नफरत साफ छलक रही थी। कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद तान्या ने कहा, तुम मुझसे जीत नहीं सकती शिवी, तुम्हारी वजह से शिवांश आजकल मुझे इग्नोर करने लगा है, लेकिन मैं शिवांश को इतनी आसानी से खुद से दूर जाने नहीं दूंगी और ना ही तुम्हें उसके करीब आने दूंगी। अगर मुझे इसके लिए तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी तो मैं वो भी करूंगी। फिर एक जहरीली स्माइल के साथ कहा, पर मुझे तुम्हारी जान लेने की क्या जरूरत है, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि तुम जीते जी ही मर जाओ। कहते हुए तान्या के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। फिर उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल भर गई, जो तान्या अपने साथ लेकर आई थी। उसने बैग के पास जाकर शराब की बोतल को पूरी तरह से उस पर उड़ेल दिया। फिर शिवी की फोटो उठाकर बैग पर पटकते हुए बोली, अभी तो फिलहाल तुम्हारे कमरे को स्वाहा करने वाली हूँ, लेकिन जल्दी तुम्हारी जिंदगी भी पूरी तरह से स्वाहा कर दूंगी शिवी, मेरी छोटी बहन। तान्या ने अपनी जीन्स की पॉकेट से एक लाइटर निकाला और उसे ऑन कर बैग पर ही फेंक दिया। अल्कोहल की वजह से जल्दी ही वहां पर आग फैलने लगी और धीरे धीरे कर पूरा कमरा धुएं से भरने लगा। वही तान्या तो एकटक शिवी की तस्वीर देख रही थी जो धीरे धीरे जल रही थी। शिवी की तस्वीर को ऐसे जलते हुए देखकर तान्या के फेस पर भी सुकून नजर आने लगा। कुछ देर बाद और वो रूम से बाहर आ गई, लेकिन उसके पीछे पूरा कमरा अब जल चल रहा था, क्योंकि धीरे धीरे वो आग अब पूरे कमरे में फैल गई थी। वही रूम से इतना धुआं निकलते देखकर सभी सर्वेंट पानी लेकर रूम की तरफ भागे। तान्या ने बाहर आकर एक बार पीछे मुड़कर उस कमरे को एक नज़र देखा और वहां से चली गई। एपिसोड 62। हीर सिमी के साथ शॉपिंग के लिए एक मॉल आई हुई थी। सिमी को शॉपिंग के लिए जाना था, इसीलिए वो हीर को जबरदस्ती अपने साथ लेकर आई थी, तो हीर ने भी अपनी जरूरत की कुछ चीजें खरीद ली। दोनों ही शॉपिंग बाइक्स पकड़े हुए पार्किंग एरिया की तरफ आए। सिमी ने सारे बाइक्स गाड़ी के पीछे वाली सीट पर रखे और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। हीर भी फ्रंट सीट पर बैठ गई, पर तभी उसे ध्यान आया कि उसका फोन उसके पास नहीं है। उसने थोड़ा परेशान होते हुए सिमी से कहा, सिमी मेरा फोन। तो सिमी ने कहा, तुम्हारे पर्स में ही होगा, चेक करो। हीर ने अपना पर्स चेक किया और फिर कहा, नहीं मेरा फोन मेरे पास नहीं है। तभी हीर को कुछ याद आया। उसने कहा, मुझे लगता है कि मेरा फोन उसी डिजाइनर स्टोर में ही रह गया है जहां से हमने ड्रेसेज ली थी। कहकर हीर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल गई। फिर वो बाहर से ही सिमी से बोली, तुम मेरा यही वेट करो, बस में यूं गई और यूं आई। कहकर हीर जल्दी से वापस मॉल की तरफ बढ़ गई। हीर जल्दी से वापस उसी डिजाइनर स्टोर में आई और वहां की स्टाफ गर्ल से अपने फोन के बारे में पूछा। स्टाफ गर्ल ने स्माइल करते हुए कहा, जी मैम, आप अपना फोन आप यही भूल गए थे, मैं आपको अभी देती हूँ। फिर वो काउंटर के पास आए और वहां से हीर का फोन लाकर हीर के हाथ में पकड़ा दिया। हीर ने स्माइल करते हुए उसे थैंक यू कहा और फोन लेकर वो स्टोर से बाहर निकल गई। अभी वो कुछ कदम आगे चली ही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज देकर रोका, हीर एक मिनट रुको।
हीर ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो उसके सामने ही विराज खड़ा हुआ था, जो अपनी एक पॉकेट में हाथ डाले उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। विराज को देखकर हीर वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी विराज जल्दी से आकर उसके सामने खड़ा हो गया और अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। हीर को वैसे ही बहुत हैरानी हो रही थी विराज को देखकर, और उससे भी ज्यादा हैरानी हो रही थी यह जानकर कि विराज को उसका नाम कैसे पता चला, क्योंकि उसने तो उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। पर हीर ये नहीं जानती थी कि विराज नाम के शैतान की नज़र उसके ऊपर पड़ चुकी है और अब वो उसके बारे में काफी कुछ जानता है। विराज ने अपना एक कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दो। विराज के कदम आगे बढ़ने से हीर 2 कदम पीछे चली गई और बोली, मैं आपको नहीं जानती हूँ तो भला मैं आपकी बात का जवाब क्यों दूँ, और आप हटिए आगे से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। विराज को अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि आज तक किसी लड़की ने उसे रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं की थी। वही लड़कियां तो उसकी अटेंशन पाने के लिए मरी जाती थी, और यहाँ वो हीर से खुद आगे बढ़कर बात कर रहा था और हीर थी कि उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। विराज ने हीर का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। हीर विराज की हरकत से एकदम घबरा गई और घबराई नजरों से विराज की तरफ देखने लगी। विराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इतना एटीट्यूड तुम किसे दिखा रही हो? बोलो, तुम मुझसे बात करना नहीं चाहती या तुम्हारे उस हस्बैंड ने तुम्हें मुझसे बात करने से मना किया हुआ है? हीर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आप क्यों बार बार मेरे पीछे आ रहे हैं? और छोड़िए मेरा हाथ, आपको कोई हक नहीं है मुझे छूने का और ऐसे मेरा हाथ पकड़ने का। विराज ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे अगर किसी लड़की को छूना होगा तो मुझे उस पर हक जताने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही मेरी बाहों में आ ही जाएगी। वैसे मुझे समझ नहीं आया तुम जैसी लड़की अंश खुराना से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई? हीर ने इस बार थोड़े गुस्से से कहा, यह मेरी पर्सनल लाइफ है, इसमें आप दखल देने वाले कोई नहीं होते हैं, अब छोड़िए मुझे वरना मैं चिल्लाऊंगी। अंश ने एक नज़र उसे घूरकर देखा और कहा, चिल्लाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बात तो तुम्हें मेरी पूरी सुननी ही पड़ेगी। कहकर विराज उसका हाथ खींचते हुए उसे अपने साथ ले गया। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? छोड़िए। हीर को अब रोना आ रहा था और वो उसके हाथ पर मारते हुए उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट कर रही थी। विराज उसे खींचकर एक लिफ्ट में लेकर गया और एक बटन प्रेस का लिफ्ट का डोर बंद कर दिया। विराज ने अब तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का डोर बंद हुआ विराज ने झटके से उसका छोड़ दिया। हीर अपनी कलाई को सहलाते हुए डरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। विराज उसकी तरफ बढ़ा और कहा, तो अब तुम यहाँ से बाहर तभी जाओगी जब मैं चाहूंगा। हीर ने रुंधी हुई आवाज में कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और अगर अंश को इस बारे में पता चला तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। हीर ने बड़े ही भोलेपन से ये बात कही थी कि विराज एकदम ठहाका लगाकर हंस पड़ा। फिर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए जैसे ही उसने हीर के चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, हीर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे छूना मत। विराज का बढ़ता हाथ वहीं रुक गया। उसने अपना हाथ पीछे वॉल पर टिका दिया और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाते हुए धीरे से कहा, तुम सच में बहुत इनोसेंट हो क्या? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? फिर एक डेविल स्माइल के साथ, वैसे ही तुम अंश को भी नहीं रोक पाई, जबरदस्ती उसने तुमसे शादी की ना? बोलो। विराज की बात सुनकर हीर ने झटके से अपनी आंखें खोली और हैरानी से विराज की तरफ देखने लगी कि इसे कैसे पता इन सब बातों के बारे में। विराज कुछ पल तो हीर की खूबसूरत नीली आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से मगर सेडिक्टिव टोन में कहा, वैसे तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम्हें जबरदस्ती अपना बनाना चाहेगा। विराज के इतना करीब होने से हीर काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस विराज नाम की मुसीबत से कैसे बचे। तभी उसने अपने हाथ में पकड़े हुए फोन की तरफ देखा और जैसे ही वो उसमें अंश का नंबर डायल करने लगी, विराज ने झटके से उसके हाथ से फोन खींच लिया और कहा, अपने हस्बैंड को बुला रही हो अपने सिक्योरिटी के लिए? तो डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला। आई नो कि खूबसूरत लड़कियां मेरी कमजोरी है, पर मैं उनके साथ जबरदस्ती नहीं करता हूँ, तुम्हारे हस्बैंड की तरह। अब हीर ठहरी टिपिकल इंडियन टाइप लड़की, खुद भले ही अपने हस्बैंड से कितना भी झगड़ लेगी, गुस्सा करेगी, लेकिन कोई और उसके सामने उसके हस्बैंड की बुराई करे तो ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए हीर ने भी थोड़े गुस्से से कहा, आप उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। विराज अब हीर से थोड़ा दूर हुआ और अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या उसने कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की है? बोलो। विराज की बात सुनकर हीर एकदम से सकपका गई और उसने अपनी नजरें भी झुका ली।
हीर की हरकत से ही विराज समझ गया था कि उसका तीर सही निशाने पर लगा है और ये देखकर उसके फेस पर एक शातिर स्माइल आ गई, पर जल्दी ही उसने अपनी वो स्माइल छुपा भी ली और फिर कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ हीर कि अंश ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। अंश की वजह से तुम्हारी फैमिली को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है और तुमने खुद इस रिश्ते को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है ना। विराज की बात सुनकर हीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और मन ही मन कहा, इसे इतना सब कुछ कैसे पता। सी विराज हीर की आंखों में नजर आ रहे हैं सवाल को समझ गया था, इसलिए उसने कहा, जितना मैं अंश खुराना को जानता हूँ तुम उसका 1% भी उसके बारे में नहीं जानती हो, और जितना तुम सोच सकती हो और उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और क्रूअल है वो, उसके लिए किसी की जान लेना बहुत मामूली सी बात है। फिर हीर की तरफ झुकते हुए, और वक्त आने पर वो तुम्हारी या तुम्हारे परिवार में किसी की जान भी ले सकता है, क्योंकि उसे सब काम अपने मन के मुताबिक चाहिए और अगर कोई उसके मन के मुताबिक काम नहीं करता है तो वो उसे पूरी तरह से या तो बर्बाद कर देता है या फिर खत्म कर देता है। उसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई है। हीर विराज की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई महसूस कर सकती थी, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कैसे अंश ने उसकी आंखों के सामने किसी की बेदर्दी से जान ली थी। क्योंकि यहाँ बात अगर हीर की होती तो ये सब बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन उसकी वजह से उसकी फैमिली को भी काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था। उसके पापा को कितनी बदनामी का सामना करना पड़ा था और अंश ने ये सब करते हुए एक बार भी नहीं सोचा था। विराज ने फिर स्माइल करते हुए कहा, अगर कभी भी तुम्हें लगे कि तुम्हें अंश से छुटकारा चाहिए या अंश की कैद से छुटकारा चाहिए तो तुम मेरे पास आ सकती हो, क्योंकि अंश को कोई टक्कर दे सकता है तो यह विराज सिंघानिया, क्योंकि तुम इतनी वीक हो कि अंश का मुकाबला नहीं कर पाओगी। हीर ने कुछ सोचते हुए विराज की तरफ देखा और पूछा, पर आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्या आपकी भी कोई पर्सनल दुश्मनी है अंश से? दरअसल विराज जिस तरह से हीर के सामने बात कर रहा था या उस दिन उसने विराज और अंश के बीच बहस होते हुए देखा था, उससे हीर को भी अब विराज पर भी डाउट हो रहा था कि कहीं विराज अंश के खिलाफ उसका इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता। विराज भी काफी शातिर था, वो हीर के फेस एक्सप्रेशन से ही समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने स्माइल करते हुए कहा, अंश और मेरे बीच क्या पर्सनल दुश्मनी है ये तो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन हाँ अगर कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे मदद मांग लेना, और मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत बहुत जल्द पड़ने वाली है। कहकर विराज ने एक कार्ड ही के हाथ में थमाया और कहा, ये मेरा कार्ड है, इसे संभाल कर रखना क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। कहते हुए विराज के फेस पर एक मिस्टीरियस वाली स्माइल आ गई। फिर उसने पलटकर लिफ्ट का बटन प्रेस किया। इसी के साथ एक आवाज के साथ लिफ्ट का डोर ओपन हो गया और विराज लिफ्ट से बाहर निकल गया। हीर तब तक विराज को जाते हुए देखती रही जब तक कि लिफ्ट का डोर दोबारा बंद नहीं हो गया। अपने हाथ में पकड़े हुए कार्ड की तरफ देखा और उसके फेस पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। फिर उसने जल्दी से उस कार्ड को अपने पर्स में रख लिया और ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। सिम्मी काफी देर से हीर के आने का वेट कर रही थी। वो हीर को फोन करने ही वाली थी कि तभी सामने से हीर उसे आती हुई नजर आई है। हीर ने फ्रंट सीट का डोर ओपन किया और आकर अपनी सीट पर बैठ गई। इस वक्त हीर काफी खोई खोई सी नजर आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी विराज की कही हुई बातें घूम रही थी। सिमी ने हीर से पूछा, हीर क्या बात है, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? पर हीर तो अपने ही ख्यालों में गुम थी, इसीलिए उसने सिमी की बात नहीं सुनी। तो सिमी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हीर मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हीर ने चौंकते हुए सिम्मी की तरफ देखा और फिर छोटी सी स्माइल के साथ अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। सिम्मी ने गाड़ी स्टार्ट की ड्राइव करते हुए वहां से निकल गई। हीर का मन इस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास हो रहा था, इसलिए उसने सिम्मी से कहा कि वो उसे उसके माँ के घर छोड़ दे। उसे उसके माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। सिमी ने हीर को उसके माँ बाप के घर छोड़ा और वहां से सीधा खुराना मेंशन के लिए निकल गई। अपनी फैमिली के साथ हीर को वक्त का पता ही नहीं चला, लेकिन तभी उसे याद आया कि अंश भी अब तक घर पहुंच चुका होगा, इसीलिए वो जल्दी से कैब बुक करके घर के लिए निकल गई। जब वो वापस विला पहुंची तो वो जल्दी से कैब से बाहर आए और विला के अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसे टेंशन हो रही थी कि अगर अंश उससे पहले घर आ गया और वो उसे घर पर नहीं मिली तो वो उस पर बहुत गुस्सा करेगा। जैसे ही हीर हॉल में आई तो हॉल में इस वक्त पूरा अंधेरा छाया हुआ था और सिर्फ हल्की सी रोशनी वहां नजर आ रही थी। एक भी सर्वेंट वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि सभी सर्वेंट शाम को 7 बजे के बाद अपने अपने क्वार्टर की तरफ चले जाते थे। हीर ने खुद से ही कहा, क्या अंश अभी तक लौटकर नहीं आए? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? तभी एक भारी और सख्त आवाज उसके कानों में आई, इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें आने में?
हीर इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी। ये आवाज अंश की थी। अंश की आवाज से ही लग रहा था कि वो थोड़ा गुस्से में है। हीर ने हिम्मत करके उस तरफ देखा जहां पर सोफे पर अंश बैठा हुआ था और उसने टेबल पर अपने पैरों क्रॉस करके रखा हुआ था। अंश सोफे की बैक पर अपना सिर टिकाए सीलिंग की तरफ देख रहा था और अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट के कश ले रहा था। अंश को देखकर हीर कुछ देर के लिए तो घबरा गई, क्योंकि अंश ने उसे साफ वार्निंग दी थी कि उसके लौटने से पहले वो उसे घर पर ही मिलनी चाहिए और आज हीर को आने में काफ़ी देर हो गई थी। हीर ने भी अब तय कर लिया था कि वो अंश से ज़्यादा डरेगी नहीं, क्योंकि अंश की मनमानियां भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इसलिए उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, वो मैं शॉपिंग के बाद अपने घर चली गई थी, इसीलिए टाइम का पता नहीं चला। अंश ने हीर की तरफ देखा जो उसके सामने ही अपनी घबराहट छुपाने के लिए अपनी हथेलियां को आपस में रगड़ रही थी। अंश ने सिगरेट एशट्रे में बुझाए और सोफे से खड़े होते हुए अपने कदम हीर की तरफ बढ़ा दिए। अंश को अपनी तरफ आता देख हीर थोड़ी घबरा गई, इसीलिए वो अपने कदम भी पीछे लेने लगी। हीर बहुत कोशिश कर रही थी अंश के सामने स्ट्रांग बनने की, लेकिन अंश का ऑरा ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि हीर को उससे डरने के लिए मजबूर कर रहा था। वो साफ देख पा रही थी कि अंश का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अंश ने उसकी तरफ ही अपना एक एक कदम बढ़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हें शॉपिंग पर जाने की परमिशन दी थी, तुम्हारे घर पर जाने की नहीं। क्या तुमने अपने घर जाने के लिए मुझसे पूछा था? हीर को हैरानी हो रही थी कि वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए भी अंश की परमिशन की जरूरत है। उसने भी अब थोड़े गुस्से से कहा, मैं अपने माँ बाप से मिलने गई थी और उसके लिए मुझे आपसे कुछ की जरूरत नहीं है। हीर का इस तरह से जवाब देना अंश को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। अब तक हीर पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए दीवार से टकरा गई। उसने घबराकर अपने पीछे की तरफ देखा और वो समझ गई कि अब उसके पास पीछे जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उसने फिर घबराई हुई नजरों से अंश की तरफ देखा जो अभी भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। हीर ने जैसे ही वहां से जाने के लिए अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ाए, अंश ने उसे वापस अपनी तरफ खींचकर दीवार से सटा दिया और उसके गले को पकड़ते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम? अचानक से इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई कि तुम मुझे उल्टे जवाब दे रही हो? कहते हुए अंश ने अपनी पकड़ हीर के गले पर और भी ज्यादा कस दी। अंश के पत्थर जैसे हाथों में ही की नाजुक सी गर्दन कैद थी, जिस वजह से हीर को बहुत तेज दर्द हो रहा था और दर्द की वजह से उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने अपने हाथों से अंश के हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने गले से हटाने की कोशिश करने लगी। अंश ने उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, दर्द हो रहा है मेरी जान, तो तुम मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों करती हो? कहने के साथ ही अंश ने झटके से उसकी गर्दन को छोड़ दिया। हीर खांसते हुए अंश को देखने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने गले को पकड़ लिया था। उसे अपने गले में दर्द हो रहा था, पर उसकी आंखों में अब गुस्सा नजर आने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अंश को खुद से दूर धकेला और चिल्लाते हुए कहा, आप सिर्फ यही कर सकते हैं, आप सिर्फ मुझे दर्द पहुंचा सकते हैं अंश, क्योंकि आपने अब तक सिर्फ यही किया है। और एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी गुलाम नहीं, जो बात बात पर आपसे परमिशन लेती फिरूं। मुझे अपने माँ बाप से मिलने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। दरअसल विराज ने आज हीर को वापस वही सब याद दिला दिया था कि अंश ने उसके साथ में क्या क्या किया था, और हीर को अब हर एक वो पल याद आ रहा था जब अंश की वजह से उसे और उसके परिवार वालों को काफ़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी थी। हीर की इस हरकत से अंश का पारा एकदम हाई हो, हीर जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भाग गई। अंश ने अपनी लाल आंखों से उसे सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखा और अपने मुठिया कसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है हीर। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊं, पर तुम बहुत जिद्दी हो और मुझे गुस्सा दिलाने का एक मौका नहीं छोड़ती। एपिसोड 63। अंश ने तेज और सख्त आवाज में हीर का नाम पुकारा, हीर, मैंने कहा वहीं रुक जाओ। अंश की आवाज सुनकर हीर के बढ़ते कदम कुछ पल के लिए थम गए, लेकिन उसने एक बार भी पलटकर अंश तरफ नहीं देखा और अपने आंसू पोंछते हुए वापस सीढ़ियां चढ़ने लगी। हीर भागते हुए अपने रूम में आए और उसने डोर को अंदर से लॉक कर दिया और वही दरवाजे से सटकर नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से डर और गुस्से की वजह से आंसू बह रहे थे। वही अंश ने देखा उसके रोकने के बाद हीर नहीं रुकी है, तो उसने भी अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। अंश अपने रूम के दरवाजे के सामने आया। उसने जब डोर के नॉब पर हाथ रखकर उसे खोलना चाहा तब वो समझ गया कि हीर ने डोर अंदर से बंद किया हुआ है, तो उसने दरवाजे को पीटते हुए कहा, हीर, दरवाजा खोल दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हीर जो दरवाजे से सटकर नीचे बैठी हुई थी, उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और जल्दी से खड़े होकर दरवाजे से दूर हट गई। बाहर से उसे दरवाजा पीटने की और अंश की गुस्से से भरी हुई आवाज सुनाई दे रही थी।
डर की वजह से उसने अपनी कुर्ती को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया और अपनी लाल आंखों से दरवाजे को देखने लगी। अंश ने एक बार फिर गुस्से से उसे वार्न करते हुए कहा, हीर, मैंने कहा दरवाजा खोल दो, क्योंकि अगर मैं खुद से अंदर आया ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। हीर ने अपना सिर ना में हिलाया और खुद से ही कहा, नहीं, मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। अंश बहुत गुस्से में है। अंश को जब लगा कि इतना कहने के बाद भी हीर दरवाजा नहीं खोल रही है तो उसने साइड में लगे हुए एक बटन को प्रेस किया और ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, अनलॉक द डोर। इसी के साथ डोर अनलॉक हो गया। तभी हीर को भी दरवाजा अनलॉक होने की आवाज आए। इससे पहले कि दरवाजा खुलता हीर जल्दी से दरवाजे के पास आए और अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रख दिए और जोर लगाकर दरवाजे को बंद करने लगी। बाहर से अंश ने जैसे ही नोक पर हाथ रख डोर ओपन कर अंदर जाना चाहा तभी वो समझ गया कि हीर अंदर से ही दरवाजे को ओपन होने से रोक रही है। हीर को इतना एफर्ट लगाते देख अंश को बहुत गुस्सा आया। उसने एक झटके से दरवाजे को धकेल दिया, जिससे हीर संभल नहीं पाए और धकेले जाने से वो मुंह के बल फर्श पर जाकर गिरी। अब अंश जैसी स्केट्रान पर्सनैलिटी के सामने हीर जैसी नाजुक सी लड़की भला कहाँ तक टिक पाती। अंश अंदर आया और उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। फिर पलटकर हीर की तरफ देखा जो फर्श पर ही गिर गई थी। हीर ने पलटकर अंश की तरफ देखा जो अपनी लाल आंखों से उसे देख रहा था। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो कितने गुस्से में है। हीर ने जो अब तक इतनी हिम्मत जुटाई थी वो कुछ पल में ही टूट गई, क्योंकि हीर अंश से बहुत डरती थी और वो ये भी जानती थी कि अंश गुस्से में कितना बेरहम हो जाता है। डर की वजह से उसकी आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगे। अंश ने अपना एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ वक्त प्यार से बात क्या कर ली हीर, तुम्हारी हिम्मत अब इतनी बढ़ गई कि तुम मेरी बात मानने से भी इनकार करोगी। हीर डर की वजह से पीछे की तरफ खिसकने लगी। डर की वजह से तो वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वही अंश ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाना बंद नहीं किया। अंश इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार शेर अपने शिकार को देख रहा हो। वही हीर एक डरे हुए छोटे से खरगोश की तरह कांप रही थी। हीर पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, मेरे पास मत आओ, प्लीज मेरे पास मत आना। अंश ने एक रूथलेस इस्तेमाल के साथ कहा, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? तुम्हारा पति हूं और जब मर्जी आए तुम्हारे पास आ सकता हूं। अब तक हीर पीछे की तरफ खिसकते हुए दीवार से लग गई थी, क्योंकि उसके पास पीछे जाने का कोई और रास्ता नहीं था, और इसका एहसास होते ही वो खुद में ही सिमटने लगी। अंश अपने पंजों के बल उसके सामने ही बैठ गया। दोनों ही एकटक एक दूसरे की आंखों में देखा रहे थे। हीर की खूबसूरत नीली आंखें जो रोने से लाल हो गई थी और भीगी हुई पलकों में उसकी आंखों की मासूमियत और भी ज्यादा नजर आ रही थी। वही अंश की गहरी नजर इस वक्त बहुत ही खतरनाक लग रही थी। उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। हीर की इतनी मासूमियत देखकर कुछ पल के लिए तो अंश भी अपना गुस्सा भूल गया था। उसने अपना हाथ हीर के गाल पर रखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ाया, हीर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। लेकिन ऐसा करके हीर ने दोबारा अंश को गुस्सा दिलाया था, क्योंकि हीर जब भी अंश से बार बार दूर होने की कोशिश करती थी, ये बात अंश से बर्दाश्त नहीं होती थी। उसका बड़ा हुआ हाथ जो उसने हीर के गाल पर रखने के लिए आगे बढ़ाया था, अब उसने उस हाथ से हीर के बालों को कसकर पकड़ लिया, जिस वजह से हीर ने डरकर एक बार फिर अंश की तरफ देखा। अंश ने उसके चेहरे के करीब जाते हुए कहा, हीर मेरी जान, जब इतना डरती हो मुझसे तो फिर ऐसी हरकतें करती क्यों हो? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें शुरू में ही कह दिया था कि मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना मेरी बेरहमी तुम्हारा यह नाजुक सा शरीर झेल नहीं पाएगा। पर लगता है तुम बहुत जल्दी ही मेरी वार्निंग भूल जाती हो। कहने के साथ ही अंश ने उसके बालों को पकड़कर उसे खड़ा किया। अंश की पकड़ उसके बालों पर इतनी ज्यादा मजबूत थी कि हीर को अपने बालों में तेज दर्द हो रहा था। वो अपने एक हाथ से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और दूसरे हाथ से वो अंश के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। डर और दर्द की वजह से हीर का रोना भी बढ़ गया था और रोने से उस मासूम का छोटा सा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। छोड़िए अंश, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अंश ने अजीब सी स्माइल के साथ कहा, ठीक है फिर छोड़ देता हूँ, कहकर अंश ने उसे बैग की तरफ जोर से धकेला, जिस वजह से हीर के मुंह से एक चीख निकली और हीर बेड पर मुंह के बल जाकर गिरी और बेड का कोना उसकी घुटने में लग गया। इस वक्त उसे अपने घुटने में लगी चोट से ज्यादा अंश से डर लग रहा था। वो जैसे ही दूसरी तरफ से उतरने लगी, तब तक अंश ने उसका पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके ऊपर आते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके सिर के ऊपर कर दिया। हीर छटपटाते हुए बोली, आप यही कर सकते हैं, या तो मेरे साथ जबरदस्ती या फिर मुझे धमकाना। इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे आपसे दर्द की सिवाय कुछ नहीं मिल सकता। अंश जितना खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, वहीं हीर की बातें उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा दिला रही थी।
हीर का बार बार उससे दूर जाने की बात करना अंश के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसने हीर के गाल को कसकर पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, इफ यू कैनॉट बेयर द पेन गिवन बाय मी, देन डू नॉट अपोज व्हाट आई से। स्वीट हार्ट, पहले भी तुमने कोशिश की थी ना मुझसे दूर जाने की। क्या कर पाई तुम और क्या कर पाया तुम्हारा परिवार? लुक एट द रिजल्ट, टुडे यू आर ऑन माई बेड एज माई वाइफ। हीर ने आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, एक बीवी नहीं, आपकी गुलाम। आप सिर्फ मुझे अपनी गुलाम बना के रखना चाहते हैं। अंश पहले तो हैरानी से उसे देखने लगा कि आज हीर इतनी ज्यादा हिम्मत क्यों दिखा रही है। आज उसे हीर की आंखों में एक बगावत नजर आ रही थी। अंश ने उसके गालों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, गुलाम। एक बात तुम्हें क्लियर कर दूं कि अगर तुम्हें गुलाम बनाना होता ना तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी बीवी नहीं बनाता। I could have kept you as my mistress, and you still wouldn't have been able to do anything. और आइंदा से अपना मुंह खोलने से पहले एक बात याद रखना, अंश खुराना को कोई चीज़ अगर पसंद आ जाती है तो वो उसे हासिल करने के लिए जी जान लगा देता है, लेकिन अगर वो उसे हासिल नहीं कर पाता तो वो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसीलिए बेहतर होगा कि खुशी खुशी पूरी तरह से मेरी बन जाओ, वरना बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। फिर एक रूथलेस स्माइल के साथ कहा, ये जो तुमने अभी अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की है ना, इन्हें कंट्रोल में रखो, क्योंकि पंख कतरना मुझे बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि एक चिड़िया चाहे आसमां में उड़ने की काबिलियत रखती हो, लेकिन बाज का मुकाबला वो तब भी नहीं कर सकती। अंश जैसे ही उसके ऊपर से उठने लगा, तभी उसकी नज़र हीर के घुटने की तरफ गई। चोट लगने की वजह से हीर के घुटने में हल्का सा ब्लड आने लगा, जो कि हीर के पहने हुए प्लाजो पर भी नजर आ रहा था। अंश ने नजर हीर की तरफ देखा जो अपनी आंखें कसकर बंद किए रो रही थी। उसने फिर हीर के प्लाजो को पकड़कर जैसे ही ऊपर करना चाहा, हीर ने झटके से अपनी आंखें खोली और अंश का हाथ अपने पैरों से हटाने लगी। अंश ने उसे एक बार फिर घूर कर देखा तो हीर ने कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? अंश ने कहा, चोट लगी है तुम्हारे पैर में, देखने दो मुझे। हीर ने उसका हाथ दूर झटकते हुए कहा, मुझे चोट लगी है ना, तो उसे आपको क्या? अंश में उसे सख्त लहजे में कहा, अपना मुंह बंद रखो और देखने दो मुझे। कहकर अंश ने हीर का हाथ हटा दिया और प्लाजो को घुटनों तक ऊपर करके उसकी चोट देखने लगा। चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस चोट से ब्लड आ रहा था। अंश बेड से खड़ा हुआ और ड्रॉवर से फर्स्ट एड बॉक्स से लेकर वापस बेड के पास आया। उसने जैसे ही चोट पर से ब्लड साफ करने के लिए कॉटन में डिटॉल लिया। हीर ने जल्दी से अपना हाथ आगे करते हुए कहा, मुझे यह नहीं लगवानी, इससे बहुत जलन होती है। अंश ने कहा, तुम पागल हो क्या? अभी तो इतनी हिम्मत दिखा रही थी, अब जरा सी डेटॉल से डर रही हो? चुपचाप बैठी रहो। अंश ने जैसे ही कॉटन को हीर की चोट पर रखा, हीर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने कहा मुझे यह नहीं लगवानी, मेरी चोट अपने आप ठीक हो जाएगी। अंश ने अब उसे सर्द निगाहों से घूरा तो हीर ने चुपचाप अपना हाथ पीछे ले लिया। अंश जैसे ही उसकी चोट डेटॉल से साफ करने लगा, हीर ने एक बार फिर कसकर अंश की बांह को पकड़ लिया और अपनी आंखों को भी बंद कर लिया। उसे बहुत तेज जलन हो रही थी। अंश जो हीर की चोट पर दवा लगा रहा था, उसने एक तिरछी नजरों से हीर के हाथों की तरफ देखा जिससे उसने अंश को कसकर पकड़ हुआ था। कुछ ही देर में अंश ने हीर की चोट पर दवा लगाकर उस पर बैंडेज कर दी थी और वापस प्लाजो को नीचे करते हुए कहा, हो गया। हीर ने आंखें खोलकर अपने पैर की तरफ देखा और जल्दी से अपना प्लाजो सही कर अंश से थोड़ा दूर होकर बैठ गई। अंश ने इस बार थोड़ी नरमी से पूछा, क्या हुआ? आज तुम इतना गुस्से में क्यों थी? कुछ हुआ था क्या? हीर ने बिना ही अंश की तरफ देखे कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ था, कुछ होगा भी तो मैं आपको नहीं बताने वाली। अंश ने हीर की बाह पकड़कर उसे अपने करीब किया और कहा, तो फिर किसे बताओगी? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे सब पता होना चाहिए। अब सच सच बताओ क्या हुआ था? हीर ने चिढ़ते हुए कहा, आप हमेशा जबरदस्ती क्यों करते हैं? मैंने कह दिया ना कि मुझे आपको कुछ नहीं बताना है। अंश ने अपनी आंखें छोटी कर उसे देखा और मन ही मन कहा, कुछ तो बात है, अचानक से इसके अंदर इस तरह से बगावत करने की चाहत कहाँ से आई? उसने फर्स्ट एड बॉक्स से एक टैबलेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो खा लो इसे। हीर ने पहले उस टैबलेट की तरफ देखा और फिर अंश की तरफ देखकर पूछा, किसकी टैबलेट है ये? अंश ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए कहा, जहर है। अभी जो तुमने इतना ड्रामा किया है ना, तो सोच रहा हूँ कि तुम्हें जहर देकर किस्सा ही खत्म कर दूं। अंश की बात सुनकर हीर आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, मुझे नहीं खाना ये जहर, मुझे मरना नहीं है। अंश की जो इमेज हीर के सामने थी, उससे हीर को यही लगा कि अंश वाकई में उसे जहर देने वाला है। अंश ने अपना एक घुटना बेड पर टिकाया और हीर के गालों को कसकर दबाते हुए कहा, खाओगी कैसे नहीं, खाना तो पड़ेगा। हीर बार बार अपना मुंह इधर उधर कर रही थी। उसने अपने होठों को भी कसकर बंद कर लिया।
क्योंकि उसने भी ठान लिया था कि वो अंश के हाथ से वो टैबलेट नहीं खाएगी। हीर की जिद देखकर अंश ने एविल स्माइल के साथ कहा, खाना तुम्हें पड़ेगा मेरी जान। कहकर अंश ने टैबलेट अपने मुंह में रख ली और अपने होंठ हीर के होठों से जोड़ लिए। हीर ने अभी भी अपनी होठों को कसकर बंद किया हुआ था तो अंश ने उसकी कमर पर जोर से पिंच किया, जिससे हीर के मुंह से एक चीख निकल गई। हीर ने जैसे ही अपने होठों को खोला, अंश ने अपनी टंग पर रखी हुई टैबलेट को हीर के मुंह में डाल दिया और वो उसे तब तक किस करता रहा जब तक कि वो टैबलेट हीर ने अपने गले से नीचे नहीं उतार ली। कुछ देर से बाद अंश हीर से दूर हुआ। हीर ने खांसते हुए अंश को देखने लगी और अपना गला पकड़ते हुए रुआसी आवाज में बोली, आपने मुझे दे दिया, मुझे पता था आप मुझे मार दोगे और आज आपने ऐसा ही किया। हीर अपना गला पकड़कर खांस रही थी। टैबलेट की वजह से उसका मुंह भी कड़वा हो गया था। अंश ने पहले तो उसे अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखा और फिर पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इडियट, पेन किलर थी वो, लो पानी पियो। अंश की बात सुनकर हीर ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और मन ही मन उसे गालियां देते हुए उसके हाथ से पानी का गिलास ले लिया और एक ही साथ में पानी खत्म करके उसे साइड टेबल पर रख दिया। अंश ने अब सीधा खड़ा होते हुए अपनी हाथों को बांधते हुए पूछा, अब बताओ क्या हुआ था आज। हीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ मुंह फेर कर बैठ गई। अंश ने एक गहरी सांस ली और दोबारा पूछा, मैंने तुमसे पूछा है, क्या हुआ था आज? क्या कोई मिला था तुम्हें? अंश की बात सुनकर हीर कुछ पल के लिए सकपका गई, लेकिन यही वो पल था जब अंश ने उसके फेस पर आए एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया था और मन ही मन बोला, मतलब मेरा डाउट सही है। अंश ने इस बार फिर से पहले से थोड़ा सा सख्त लहजे में पूछा, किससे मिली थी आज तुम, बोलो। हीर ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, किसी से नहीं। हीर बिल्कुल किसी जिद्दी बच्चे की तरह हरकत कर रही थी। अंश ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, हीर ने अपना हाथ पीछे कर लिया। अंश को वो एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी जो नाराज होकर मुंह फुलाए बैठी हुई थी। अंश ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। हीर कुछ देर तक तो गुस्से से अंश से दूर होने की कोशिश करती रही, पर अंश की मजबूत पकड़ से आज़ाद होना उसके बस की बात नहीं थी। इसीलिए उसने भी अब एफर्ट लगाना बंद कर दिया और अंश के सीने में सिर छुपाकर सिसकने लगी। अंश धीरे धीरे से उसके बालों को सहला रहा था। मुझे पता है सभी लोग अभी अंश को काफ़ी भला बुरा कहने वाले हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अभी आपको अंश का इविल साइड ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ वक्त बाद जब अंश को हीर से प्यार हो जाएगा तब आपको अंश की बेइंतहा मोहब्बत भी देखने को मिलेगी। अंश का स्वभाव ऐसा ही है। हटा दिया और प्लाजो को घुटनों तक ऊपर करके उसकी चोट देखने लगा। चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस चोट से ब्लड आ रहा था। अंश बेड से खड़ा हुआ और ड्रॉवर से फर्स्ट एड बॉक्स से लेकर वापस बेड के पास आया। उसने जैसे ही चोट पर से ब्लड साफ करने के लिए कॉटन में डिटॉल लिया। हीर ने जल्दी से अपना हाथ आगे करते हुए कहा, मुझे यह नहीं लगवानी, इससे बहुत जलन होती है। अंश ने कहा, तुम पागल हो क्या? अभी तो इतनी हिम्मत दिखा रही थी, अब जरा सी डिटॉल से डर रही हो? चुपचाप बैठी रहो। अंश ने जैसे ही कॉटन को हीर की चोट पर रखा, हीर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने कहा मुझे यह नहीं लगवानी, मेरी चोट अपने आप ठीक हो जाएगी। अंश ने अब उसे सर्द निगाहों से घूरा तो हीर ने चुपचाप अपना हाथ पीछे ले लिया। अंश जैसे ही उसकी चोट डिटॉल से साफ करने लगा, हीर ने एक बार फिर कसकर अंश की बाह को पकड़ लिया और अपनी आंखों को भी बंद कर लिया। उसे बहुत तेज जलन हो रही थी। अंश जो हीर की चोट पर दवा लगा रहा था, उसने एक तिरछी नजरों से हीर के हाथों की तरफ देखा जिससे उसने अंश को कसकर पकड़ हुआ था। कुछ ही देर में अंश ने हीर की चोट पर दवा लगाकर उस पर बैंडेज कर दी थी और वापस प्लाजो को नीचे करते हुए कहा, हो गया। हीर ने आंखें खोलकर अपने पैर की तरफ देखा और जल्दी से अपना प्लाजो सही कर अंश से थोड़ा दूर होकर बैठ गई। अंश ने इस बार थोड़ी नरमी से पूछा, क्या हुआ? आज तुम इतना गुस्से में क्यों थी? कुछ हुआ था क्या? हीर ने बिना ही अंश की तरफ देखे कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ था, कुछ होगा भी तो मैं आपको नहीं बताने वाली। अंश ने हीर की बाह पकड़कर उसे अपने करीब किया और कहा, तो फिर किसे बताओगी? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे सब पता होना चाहिए, अब सच सच बताओ क्या हुआ था। हीर ने चिढ़ते हुए कहा, आप हमेशा जबरदस्ती क्यों करते हैं? मैंने कह दिया ना कि मुझे आपको कुछ नहीं बताना है। अंश ने अपनी आंखें छोटी कर उसे देखा और मन ही मन कहा, कुछ तो बात है, अचानक से इसके अंदर इस तरह से बगावत करने की चाहत कहाँ से आई? उसने फर्स्ट एड बॉक्स से एक टैबलेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो खा लो इसे। हीर ने पहले उस टैबलेट की तरफ देखा और फिर अंश की तरफ देखकर पूछा, किसकी टैबलेट है ये? अंश ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए कहा, जहर है। अभी जो तुमने इतना ड्रामा किया है ना, तो सोच रहा हूँ कि तुम्हें जहर देकर किस्सा ही खत्म कर दूं।
अंश की बात सुनकर हीर आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, मुझे नहीं खाना ये जहर, मुझे मरना नहीं है। अंश की जो इमेज हीर के सामने थी उससे हीर को यही लगा कि अंश वाकई में उसे जहर देने वाला है। अंश ने अपना एक घुटना बेड पर टिकाया और हीर के गालों को कसकर दबाते हुए कहा, खाओगी कैसे नहीं, खाना तो पड़ेगा। हीर बार बार अपना मुंह इधर उधर कर रही थी। उसने अपने होठों को भी कसकर बंद कर लिया, क्योंकि उसने भी ठान लिया था कि वो अंश के हाथ से वो टैबलेट नहीं खाएगी। हीर की जिद देखकर अंश ने एविल स्माइल के साथ कहा, खाना तुम्हें पड़ेगा मेरी जान। कहकर अंश ने टैबलेट अपने मुंह में रख ली और अपने होंठ हीर के होठों से जोड़ लिए। हीर ने अभी भी अपनी होठों को कसकर बंद किया हुआ था तो अंश ने उसकी कमर पर जोर से पिंच किया, जिससे हीर के मुंह से एक चीख निकल गई। हीर ने जैसे ही अपने होठों को खोला, अंश ने अपनी टंग पर रखी हुई टैबलेट को हीर के मुंह में डाल दिया और वो उसे तब तक किस करता रहा जब तक कि वो टैबलेट हीर ने अपने गले से नीचे नहीं उतार ली। कुछ देर से बाद अंश हीर से दूर हुआ। हीर ने खांसते हुए अंश को देखने लगी और अपना गला पकड़ते हुए रुआसी आवाज में बोली, आपने मुझे दे दिया, मुझे पता था आप मुझे मार दोगे और आज आपने ऐसा ही किया। हीर अपना गला पकड़कर खांस रही थी। टैबलेट की वजह से उसका मुंह भी कड़वा हो गया था। अंश ने पहले तो उसे अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखा और फिर पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इडियट, पेन किलर थी वो, लो पानी पियो। अंश की बात सुनकर हीर ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और मन ही मन उसे गालियां देते हुए उसके हाथ से पानी का गिलास ले लिया और एक ही साथ में पानी खत्म करके उसे साइड टेबल पर रख दिया। अंश ने अब सीधा खड़ा होते हुए अपनी हाथों को बांधते हुए पूछा, अब बताओ क्या हुआ था आज। हीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ मुंह फेर कर बैठ गई। अंश ने एक गहरी सांस ली और दोबारा पूछा, मैंने तुमसे पूछा है, क्या हुआ था आज? क्या कोई मिला था तुम्हें? अंश की बात सुनकर हीर कुछ पल के लिए सकपका गई, लेकिन यही वो पल था जब अंश ने उसके फेस पर आए एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया था और मन ही मन बोला, मतलब मेरा डाउट सही है। अंश ने इस बार फिर से पहले से थोड़ा सा सख्त लहजे में पूछा, किससे मिली थी आज तुम, बोलो। हीर ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, किसी से नहीं। हीर बिल्कुल किसी जिद्दी बच्चे की तरह हरकत कर रही थी। अंश ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, हीर ने अपना हाथ पीछे कर लिया। अंश को वो एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी जो नाराज होकर मुंह फुलाए बैठी हुई थी। अंश ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। हीर कुछ देर तक तो गुस्से से अंश से दूर होने की कोशिश करती रही, पर अंश की मजबूत पकड़ से आज़ाद होना उसके बस की बात नहीं थी। इसीलिए उसने भी अब एफर्ट लगाना बंद कर दिया और अंश के सीने में सिर छुपाकर सिसकने लगी। अंश धीरे धीरे से उसके बालों को सहला रहा था। मुझे पता है सभी लोग अभी अंश को काफ़ी भला बुरा कहने वाले हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अभी आपको अंश का इविल साइड ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ वक्त बाद जब अंश को हीर से प्यार हो जाएगा तब आपको अंश की बेइंतहा मोहब्बत भी देखने को मिलेगी। अंश का स्वभाव ऐसा ही है। एपिसोड 64। कुछ देर बाद जब हीर शांत हुई तो अंश ने उसे खुद से थोड़ा दूर किया और उसके छोटे से फेस को अपने हथेली भरते हुए वो जितना नर्म लहजे में बात कर सकता था उतना ही नर्म लहजे में उसने पूछा, हीर देखो अब मैं तुमसे प्यार से पूछ रहा हूँ, बताओ तुम्हें आज कौन मिला था? तुम चाहती हो ना कि मैं तुम पर गुस्सा ना करूँ? हीर ने अपनी खूबसूरत नीली आंखों से अंश की तरफ देखा और अपनी भीगी हुई पलकें झपकाते हुए कहा, हाँ, आप मुझ पर गुस्सा मत किया करें, क्योंकि मुझे आपसे डर लगता है। हीर ने ये बात इतनी भोलेपन से कही थी कि अंश को पता ही नहीं चला कब उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने झुककर हीर के सुर्ख होठों पर एक लाइट किस की और फिर पूछा, तो बताओ मुझे, क्या हुआ था आज? किसे मिली थी तुम? हीर कुछ देर तक चुप रही। वो ये सोच रही थी कि अंश को बताएं या ना बताएं, लेकिन वो विराज पर भी तो भरोसा नहीं कर सकती थी ना, क्योंकि वो तो विराज जानती ही नहीं थी। इसीलिए धीरे धीरे कर उसने अंश को सब बता दिया कि कैसे विराज उसे मॉल में मिला था और उसने अंश के बारे में उसे क्या क्या बात की थी। जैसे जैसे हीर सब कुछ अंश को बता रही थी, अंश को एक बार फिर गुस्सा आने लगा, पर यह गुस्सा हीर पर नहीं था, विराज पर था। क्योंकि अंश जानता था कि हीर इतनी इनोसेंट है कि उसे अपनी बातों में घुमाना किसी के लिए भी बहुत आसान है। उसे विराज पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अंश से बदला लेने के लिए हीर को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था और यह बात अंश की बर्दाश्त के बाहर थी। लेकिन फिर भी अंश ने अपने फेस के एक्सप्रेशन नॉर्मल ही रखे। वो दोबारा हीर को डराना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद हीर चुप हो गई और अपनी पलकें झुकाते हुए बोली, उन्होंने ये सब तो सही कहा था ना कि आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की और आपकी वजह से मुझे और मेरी फैमिली को बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। फिर हीर ने अपनी भीगी हुई पलकों को उठाकर अंश की तरफ देखा जो अभी भी उसे ही देख रहा था।
हीर ने रूंधे गले से कहा, आपकी दुनिया और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है अंश। कभी कभी मुझे डर लगता है कि अगर आपको मुझ पर गुस्सा आया तो आप मुझे या मेरी फैमिली में से किसी को मार दोगे। प्लीज़ आप ऐसा मत करना। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं मर गई तो मेरे माँ पापा, कहते हुए हीर एक बार फिर से रोने लगी। अंश ने उसे अपनी बाहों में भरकर शांत करवाते हुए कहा, शांत हो जाओ हीर, मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगा। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता हूँ जो गुनहगार होते हैं। तुम्हें हर बार ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ। तो हीर ने उसके सीने से ही लगे हुए कहा, उस दिन आपने मारा था ना उन आदमियों को, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी थी, इसलिए आपने उन्हें मार दिया था ना। अंश ने गहरी सांस ली और फिर हीर से कहा, तुम जानना चाहती हो मैंने उन्हें क्यों मारा था। हीर ने अपना छोटा सा सिर उठाकर अंश की तरफ देखा तो अंश ने कहा, पहले अपना हुलिया ठीक करो, फिर मेरे साथ चलो। कहकर अंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वॉशरूम के बाहर छोड़ते हुए कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट का वक्त है, जल्दी आओ। कहकर अंश ने उसका हाथ छोड़ दिया और वही सोफे पर ही एक पैर पर दूसरा पर रखकर बैठ गया। उसने एक सिगरेट सुलगा ली और सोफे की बैक पर अपना सिर टिकाकर सीलिंग को देखते हुए स्मोक करने लगा। वो मन ही मन बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया विराज, तुम हीर को मोहरा बनाना चाहते हो मेरे खिलाफ, पर मैं तुम्हारी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। फिर उसने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और होंठों को गोल कर उसका धुआं छोड़ते हुए कहा, मुझसे टकराने की कोशिश मत करना विराज, वरना ये अंश खुराना की शैतानियत तुम्हारी हस्ती मिटाकर रख देगी। तभी वॉशरूम का डोर खुलने की आवाज आई। अंश ने तिरछी नजरों से डोर की तरफ देखा। हीर ने चेंज कर लिया था। उसने अपना फेस भी वॉश कर लिया था पर उसकी आंखें अभी भी सूजी हुई थी। अंश ने जब हीर को वॉशरूम से बाहर आते हुए देखा तो खड़ा होकर हीर के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर रूम से बाहर निकल गया। एक लग्जरियस क्लब में शिवी रिया के साथ एक सोफे पर बैठी हुई थी। दोनों के हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक थी जिसे सिप करते हुए दोनों ही बातें कर रही थी। तभी निखिल उनके पास आकर बैठा तो रिया ने उसे देखकर अपनी नजरें फेर ली। निखिल ने रिया से कहा, अब तो मुंह फुलाना बंद कर दे मोटी, दे रहा हूं ना तुम्हें अच्छी खासी ट्रीट। रिया ने चिढ़ते हुए कहा, इसकी जगह मुझे अच्छी सी जॉब दे देता तो भगवान तेरा भला करता, और मुझे मोटी कहना बंद कर क्योंकि अब मैं मोटी नहीं हूँ। शिवी ने भी रिया का साथ देते हुए कहा, हाँ निखिल, अब हमारी रिया एकदम स्लिम ट्रिम है, तो इसे मोटी कहकर मत चिढ़ाया करो। निखिल ने अपना सिर हिलाते हुए रिया से कहा, तेरा कुछ नहीं हो सकता रिया। फिर शिवी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहा, शिवी तुम मेरे साथ चलो और इस रिया को यहीं बैठे रहने दो, हम दोनों फ्लोर पर जाकर एंजॉय करते हैं। तो शिवी ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो जाओ। निखिल ने कहा, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, यहाँ पर हम बैठने के लिए नहीं आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। फिर रिया की तरफ देखते हुए, और मोटी, तुम्हें आना हो तो आना, वरना यहीं बैठी रहो, क्योंकि डांस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इससे पहले कि रिया उसे कोई को तड़कता भड़कता जवाब देती, निखिल शिवी का हाथ पकड़े हुए वहां से चला गया। रिया अपनी सॉफ्ट ड्रिंक का सिप लेते हुए फ्लोर पर डांस कर रहे लोगों को देखने लगी। निखिल और शिवी दोनों ही एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी लग रहे थे। आखिर एक दोस्त होने की नाते शिवी की निखिल के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन वही कुछ दूरी पर एक शख्स बार काउंटर पर बैठे हुए गुस्से से शिवी और निखिल को घूर रहा था। यह कोई और नहीं शिवांश था, जो आपने एक दोस्त के साथ वहां आया था और बार काउंटर पर बैठे हुए ड्रिंक सिप लेते हुए उससे बात कर रहा था। तभी उसकी नज़र डांस फ्लोर पर डांस कर रहे शिवी और निखिल पर गई। शिवी को निखिल के साथ डांस करते हुए देख और उसके साथ इतना खुश देखकर शिवांश की पकड़ अपने गिलास पर गुस्से से कस गई। तभी उसके दोस्त ने कहा, शिवांश क्या हुआ तुम्हें? मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं, तुम उसका जवाब ही नहीं दे रहे हो। शिवांश ने उसकी बात को अनसुना करके ड्रिंक का गिलास एक ही सांस में खाली किया और उसे काउंटर पर रख अपने कदम फ्लो की तरफ बढ़ा दिए। वही रिया जो सोफे पर बैठे हुए ड्रिंक कर रही थी, उसका फोन रिंग करने लगा। अंदर इतना शोरगुल था कि वो चाहकर भी फोन पर बात नहीं कर सकती थी और यह फोन उसके पेरेंट्स का था। इसीलिए उसने एक नज़र फ्लो की तरफ देखा जहां पर निखिल और शिवी दोनों ही डांस कर रहे थे। फिर वो अपना फोन लेकर क्लब से बाहर आ गई। बाहर शोर थोड़ा कम था, इस वजह से उसने फोन पिक करके अपने कान पर लगा लिया। कुछ देर बात करने के बाद रिया जैसे ही वापस क्लब के अंदर जाने के लिए पलटी की तभी एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार उसके बगल से निकली। उसने खुद को तो जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन उसका फोन उसके हाथ से छूटकर कुछ दूरी पर जाकर गिरा। रिया ने गुस्से से उस गाड़ी की तरफ देखा जो कुछ दूरी पर जाकर पार्क हुई। दरअसल रिया बात करते हुए एक पार्किंग एरिया की तरफ आ गई थी।
रिया आंखें फाड़े कभी उस फोन को देख रही थी तो कभी सामने पार्क हुई स्पोर्ट्स कार को। रिया का तो मन कर रहा था कि वो जाकर उस गाड़ी को पटक पटक कर तोड़फोड़ दे। उसने आगे बढ़कर अपने फोन को उठाया जो बेचारा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। रिया का फोन इतना भी महंगा नहीं था, लेकिन रिया ने उसे अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था, इसलिए उसका दिल तो ऐसे डूबता जा रहा था जैसे उसका कोई अपना उसकी बाहों में दम तोड़ रहा हो। उसने अपने उस फोन को अपने सीने से लगा लिया और खुद से ही कहा, मैं तेरी मौत का बदला लेकर रहूंगी। कोई मेरे मासूम से फोन की ऐसी हालत कैसे कर सकता है। तभी स्पोर्ट्स कार का डोर खुला और एक शख्स बाहर निकला। देखने में वो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग और हैंडसम था, और उसके दूसरी तरफ से ही एक लड़की बाहर आई जिसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और देखने में वो भी कम हॉट नहीं लग रही थी। रिया ने उन दोनों को देखा तो दनदनाते हुए उनके पास गई, उन पर चिल्लाते हुए बोली, भगवान ने तुम लोगों को आंखें दी है कि बटन दिए हैं, देखकर गाड़ी नहीं चला सकते हो क्या। उस शख्स ने पहले बड़े ही वियर्ड नजरों से रिया को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तुम क्या हमारी गाड़ी के नीचे आ गई थी जो इस तरह से बोल रही हो। उसके सामने कोई और नहीं विराज खड़ा हुआ था जो एक लड़की के साथ क्लब आया था। रिया ने अपने फोन को आगे कर उसे दिखाते हुए कहा, नहीं यहाँ आ गया था गाड़ी के आगे और देखो उसकी क्या हालत हो गई है, अब बेचारा ऑन ही नहीं हो रहा है। तुम लोग गाड़ी चलाते हो तो क्या ये सोच लेते हो कि सड़क भी तुम्हारे बाप की है तो जैसे मर्जी आए चलाओगे। रिया के इस लहजे में बात करने से विराज को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने लड़की की तरफ देखा और उसे अंदर जाने का इशारा किया। उस लड़की ने अपना सिर हाँ में हिलाया और आगे बढ़ गई। विराज अब रिया के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने रिया के हाथ में पकड़े हुए फोन को देखा और कहा, अच्छा तो तुम इसके लिए इस तरह से बात कर रही हो। तो रिया ने कहा, और नहीं तो क्या, मेरी जान से प्यारा, मेरा जिगर का टुकड़ा था ये, कितनी मेहनत से खरीदा था मैंने इसे। विराज ने एक तिरछी नज़र से उस फोन को देखा और कहा, अच्छा बहुत मेहनत से खरीदा था अपने इस जिगर के टुकड़े को। फिर अचानक उसके हाथ से फोन खींचकर उसने उसे एक झटके से फर्श दे मारा, जिससे वो बेचारा फोन टुकड़ों में फर्श पर ही बिखर गया। फिर विराज ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डालकर कहा, लोग समेट लो अपने जिगर के टुकड़े को और निकलो यहाँ से, कहकर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। वही रिया फटी हुई आंखों से अपने जिगर के टुकड़े को फर्श पर टुकड़े टुकड़े हो चुकी हालत में देख रही थी। उसने अपनी मुठियां गुस्से से कस ली और चिल्लाते हुए कहा, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसे भी मैंने इसी सड़क पर ऐसे ही ना चिपका दिया ना, तो मेरा नाम भी रिया ठाकुर नहीं। तभी रिया ने विराज को पीछे से आवाज देते हुए कहा है, ए रुक, वहीं रुक, तुम्हें तो अभी बताती हूँ मैं। रिया की आवाज सुनकर विराज की बढ़ते कदम वहीं रुक गए और उसने पलटकर रिया की तरफ देखा और अपनी एक भौं चढ़ाते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी भी हालत ऐसी ही कर दूं। रिया उसके पास आए और पहले तो उसे घूर कर देखा और कहा, जैसे जान के बदले जान होता है ना, वैसे ही फोन के बदले फोन होता है। विराज उसकी बात समझ नहीं पाया और वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। तभी रिया ने विराज के हाथ में पकड़े हुए फोन की तरफ देखा, इससे पहले कि विराज कुछ समझ पाता। रिया ने उसके हाथ से फोन खींच लिया और उसे जोर से सड़क पर ही फेंक दिया। अब विराज का फोन भी टुकड़े टुकड़े होकर फर्श पर पड़ा हुआ था। रिया ने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, अब हुआ मेरा बदला पूरा, अब मेरे फोन की आत्मा को शांति मिलेगी कि मैंने उसकी मौत का बदला ले लिया। कहकर रिया ने उसे एक एटीट्यूड वाला लुक दिया और क्लब के अंदर चली गई। विराज गुस्से से उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी फोन की आत्मा को सुकून मिले ना मिले, पर तुम्हें मारकर मुझे अपनी आत्मा को सुकून जरूर पहुंचाना है। कहकर विराज ने भी अपने कदम क्लब के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। शिवी जो निखिल के साथ डांस कर रही थी, अचानक से उसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। शिवी के ऐसे खींचे जाने से वो सीधा उस शख्स के मजबूत सीने से जा टकराए। उसने अपना सिर उठाकर उस शख्स के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शिवांश उसे गुस्से से भरी आंखों से घूर रहा था। वहीं निखिल ने जब शिवांश को देखा तो आगे बढ़कर कहा, शिवांश क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो उसका हाथ। शिवांश ने अपना हाथ निखिल को दिखाते हुए उसे रुकने का इशारा किया और बिना उसकी तरफ देखे ही शिवी की आंखों में देखते हुए कहा, ये मेरी बीवी है और मैं जब मर्जी आए इसका हाथ पकड़ सकता हूँ, इसीलिए तुम हम दोनों के मैटर से दूर रहो। शिवी ने सीधे खड़े होकर पहले अपने आसपास देखा और फिर शिवांश से कहा, शिवांश मेरा हाथ छोड़िए, सब लोग हमें देख रहे हैं। शिवांश ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एपिसोड 65। शिवी ने एक बार फिर आसपास खड़े हुए लोगों पर नजर डाली जो अजीब नजरों से उन दोनों को देख रहे थे। शिवी ने एक बार फिर शिवांश से कहा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए छोड़िए मेरा हाथ।
शिवांश ने शिवी को खींचकर अपने करीब किया, उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें फर्क पड़ता है तो चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना यहाँ पर जो बड़ा तमाशा खड़ा होगा ना, उसकी जिम्मेदार तुम होगी शिवी। कहकर शिवांश उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगा। तभी निखिल ने शिवी का दूसरा हाथ पकड़ लिया और शिवांश से कहा, शिवांश उसकी मर्जी के बिना तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते हो, वो नहीं आना चाहती ना तुम्हारे साथ। शिवांश, जिसने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे, लेकिन तभी उसने पलटकर जलती हुई नजरों से निखिल की तरफ देखा। शिवी समझ गई कि अगर उसने अभी निखिल को नहीं रोका तो शिवांश जरूर यहाँ पर कुछ बड़ा ड्रामा क्रिएट करेगा और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से निखिल किसी प्रॉब्लम में आए, इसीलिए उसने निखिल को कुछ भी ना कहने का इशारा किया। निखिल ने हैरानी से कहा, शिवी तुम। निखिल इससे आगे कुछ कहता शिवी ने कहा, प्लीज निखिल, तुम तो मेरी बात समझो। निखिल ने शिवी का हाथ छोड़ दिया और गुस्से से शिवांश की तरफ देखने लगा। शिवांश ने उसे एक विनिंग स्माइल के साथ देखा और शिवी को अपने साथ खींच कर ले गया। शिवांश शिवी को अपने प्राइवेट रूम की तरफ लेकर गया था, जहां पर कुछ देर पहले वो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। शिवांश ने शिवी को अंदर लाकर रूम अंदर से बंद कर दिया। शिवी ने अब गुस्से से शिवांश कहा, अब बताए क्यों लाए हैं मुझे यहाँ, और क्या जरूरत थी वहां का तमाशा क्रिएट करने की। शिवांश ने रूम का डोर बंद किया और पलटकर शिवी की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, और तुम जो वहां कर रही थी उसका क्या शिवी? तुम्हें मैंने पहले भी कहा है ना कि उस निखिल के करीब मैं तुम्हें नहीं देख सकता, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? शिव ने पहले तो हैरानी से शिवांश की तरफ देखा और फिर एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, हाँ आप तान्या दी के करीब जा सकते हैं, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ एक डांस भी नहीं कर सकती, ऐसा क्यों शिवांश? शिवी की बात पर शिवांश एकदम से चुप हो गया, क्योंकि सही तो कह रही थी शिवी, पिछले 10 सालों से वो तान्या के करीब था और शिवी के साथ शादी में रहते हुए भी वो तान्या को ही मिस करता था। तब उसने यह बात क्यों नहीं सोची कि शिवी को भी तो कितना बुरा लगता होगा। लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर कहा, तो इसका मतलब तुम्हें बुरा लगता था मेरा तान्या के करीब होना? शिवांश की बात पर शिवी ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, मेरी जगह कोई और बीवी भी होगी तो उसे भी बुरा लगेगा। भला कोई बीवी कैसे इस बात को बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति किसी और। कहते कहते शिवी की आवाज रूंध गई। पर इस बात पर शिवांश को शिवी पर गुस्सा नहीं आया, जैसा हर बार आ जाता था। उसे पता नहीं क्यों एक अच्छी वाली फीलिंग अंदर ही अंदर महसूस हो रही थी। किसी शिवी भी उसका किसी और के करीब जाना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। हाँ, ये बात अलग थी कि कभी भी शिवी ने यह बात जताई नहीं थी। शिवांश शिवी की बाहों को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोला, मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे इस बात का जवाब दो, ऐसे नजर चुराकर क्यों बात कर रही हो? असल में शिवी शिवांश से नजरें नहीं चुरा रही थी, बल्कि अपनी आंखों में आई नमी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो छिपा रही थी अपनी आंखों में आए इमोशंस को। वो नहीं चाहती थी कि शिवांश इन एहसास, इन जज्बातों को देखे, क्योंकि वो अब इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहती थी, जिस रिश्ते में उसे दर्द के सिवा कभी कुछ मिला ही नहीं था। शिवांश ने इस बार धीरे से मगर सख्ती से कहा, मैंने कहा मेरी आंखों में देखकर यह बात कहो शिवी। शिवी को लगा कि शायद शिवांश को इस बात पर गुस्सा आ गया है, लेकिन अब वो शिवांश से डरना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने शिवांश की आंखों में देखा और कहा, अगर आप मुझे तलाक दे देते तो शायद मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीवी होने की नाते हाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि आप मेरे अलावा किसी और के करीब जाने के बारे में सोचे भी। फिर एक दर्द भरी स्माइल के साथ कहा, लेकिन मैं तो आपसे ये उम्मीद कर ही नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पिछले 10 सालों से आपने सिर्फ तान्या दी से प्यार किया है, और मैं 2 प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती शिवांश, क्योंकि पिछले 10 सालों से आपका प्यार तो सिर्फ तान्या दी के हिस्से में ही आया था और मेरे हिस्से में सिर्फ दर्द और नफरत, जो मुझे आपसे मिला। शिवांश एकटक शिवी की आंखों में देख रहा था, क्योंकि आज शिवी उसके सामने खुलकर अपने दिल के जज्बात जाहिर कर रही थी। शिवी ने अपनी बाहें शिवांश की पकड़ से छुड़ाए और बड़ी सी ग्लास विंडो के पास जाकर बाहर की तरफ देखते हुए बोली, मैं नहीं जानती आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, लेकिन बचपन से मैं आपके दिए हर दर्द को बर्दाश्त कर रही हूँ शिवांश, पर अब मुझ में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही है। मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे टूटकर प्यार करे, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरी फिक्र करे, मैं भी चाहती हूँ शिवांश कि कोई मेरा हाथ पकड़कर कहे कि शिवी तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए। कहते हुए शिवी की आंखों में एक दर्द उमड़ आया और इसके साथ उमड़ आए थे आंसू, जो उसकी आंखों से बहकर उसके गालों पर आ गए थे। शिवांश को आज शिवी की आवाज में एक दर्द महसूस हो रहा था। ये दर्द तो हमेशा से ही शिवी की आंखों में था, पर आज शायद शिवांश शिवी के दर्द को दिल से महसूस कर रहा था। शिवी का कहा एक एक शब्द सही तो था।
शिवांश शिवी के पास गया और उसे अपनी तरफ पलटकर उसकी आंसुओं से भरी आंखों में एकटक देखने लगा। शिवी और शिवांश दोनों ही एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक ही आंखों में दुनिया भर का दर्द समाया हुआ था, तो दूसरे की आंखों में इस दर्द को बांटने की चाहत। जैसे शिवांश सुनना चाहता था शिवी की कही हर एक बात को, वो आज शिवी को सुनना चाहता था। शिवी ने वापस अपनी पलकें झुका ली। शिवांश ने धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे साथ नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूं, तब तो तुम मेरे पास लौट आओगी ना? शिवी बोलो, मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं कि नहीं, पर मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का एक वो हिस्सा बन गई हो जिसके बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूं। शायद इतना अधूरापन तो मैं तानिया के जाने के बाद भी महसूस नहीं किया था। शायद यह एहसास तो मैंने तानिया के साथ भी महसूस नहीं किया, जो मैं तुम्हारे करीब आकर महसूस करता हूँ। तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ कह सकती हो या फिर मेरे एहसास। लौट आओ मेरे पास शिवी। शिवांश की बात सुनकर शिवी ने हैरानी से शिवांश की तरफ देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शिवांश उससे ऐसी बातें कह रहा है जिसने आज तक सिर्फ जहर से बुझी हुई बातें ही उसे सुनाई थी। जैसे वो शिवांश की आंखों में देखकर यह पक्का करना चाहती थी कि वाकई में शिवांश सच कह रहा है या उसके जज्बातों से खेल रहा है। शिवी ने शिवांश की आंखों में देखते हुए ही पूछा, क्या आप मुझसे प्यार करने लगे हैं शिवांश? शिवांश कुछ पल तो चुप रहा, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि इस सवाल का वो क्या जवाब दे, लेकिन वो अब किसी भी हालत में शिवी को अपने पास चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता, पर जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वो मैंने तुम्हें कह दिया है। और अगर यह सब एहसास प्यार का ही दूसरा नाम है, तो हाँ शिवी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, वो भी अभी से नहीं, बहुत वक्त पहले से। शिवांश की बात सुनकर शिवी हैरान रह गई। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे तो लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है। आज उसके दिल में जैसे एहसासों का समंदर उमड़ आया था, जो उसकी आंखों के सहारे उसके आंसुओं के रूप में बाहर बह रहा था। पर यह आंसू दुख और दर्द के नहीं थे, यह आंसू खुशी के थे, उस खुशी के जिसका उसने कई सालों से इंतजार किया था। शिवांश के लिए ये एहसास तो शिवी के मन में तब से ही पैदा हो गए थे जब वो सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन इस एहसास को उसका अबोध मन पहचान ही नहीं पाया था। जब उसकी शिवांश से शादी हुई तब जाकर उसे एहसास हुआ कि हाँ, उसे शिवांश से प्यार है, लेकिन वो शिवांश के सामने अपने एहसास दिखाने से डरती थी। वो डरती थी शिवांश की नफरत से। शिवी को पता ही नहीं चला कब उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। शिव के होठों पर सजी स्माइल देखकर शिवांश समझ गया कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। शिवी वाकई में उससे प्यार करने लगी है, और यह जानकर शिवांश के दिल को एक सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। शिवांश ने शिवी को अपने सीने से लगा लिया और कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। शिवांश के मजबूत सीने में शिवी भी जैसे सिमट सी गई थी। उसने अपनी बाहें शिवांश की कमर में लपेट ली और अपनी आंखें बंद कर ली। शिवांश ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, सॉरी शिवी, पर तुम्हें अपने पास लाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तो क्या शिवांश शिवी की जज्बातों के साथ खेल रहा है, या फिर वो खुद से ही झूठ बोल रहा है? ये तो खैर हमें आगे ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अंश की गाड़ी एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। अंश अपनी साइड का डोर ओपन कर बाहर आया और फिर हीर की साइड जाकर उसकी साइड का डोर ओपन कर उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकाला। फिर अपने कदम हॉस्पिटल के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। हीर हैरानी से हॉस्पिटल को देख रही थी कि अंश उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। ये हॉस्पिटल खुराना अंपार का ही था, इसीलिए अंश के वहां आते ही वहां का स्टाफ जल्दी ही सर झुकाकर अगल बगल खड़ा हो गया। वही अंश हीर का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वो एक रूम के बाहर आकर रुका। उस रूम के बाहर 2 आदमी काले कपड़े पहने हुए पहरा दे रहे थे। अंश ने उसमें से एक आदमी से पूछा, अब वो ठीक है ना? तो एक आदमी ने कहा, बॉस, डॉक्टर ने कहा है कि उसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन अभी वो बेहोश है। अंश ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर हीर की तरफ देखा तो सावलिया नजरों से कभी रूम की तरफ तो कभी अंश की तरफ देख रही थी। अंश हीर का हाथ पकड़े ही रूम के अंदर आ गया। सामने ही बेड पर करीब 50 साल का एक आदमी काफी जख्मी हालत में मशीनों से घिरा हुआ लेटा हुआ था। उस आदमी की हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि कुछ पल के लिए तो हीर ने डरकर अंश की बाह को कसकर पकड़ लिया। अंश ने अपनी तिरछी नजर से हीर तरफ देखा जो डरी हुई नजरों से उस शख्स को देख रही थी। अंश ने हीर के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, जानती हो ये कौन है? हीर ने सहमी हुई नजरों से अंश की तरफ देखा और अपना सिर ना में हिलाया तो अंश ने कहा, ये हमारा ही आदमी है जिसने कई सालों से वफादारी से हमारे लिए काम किया है, लेकिन इसे इस हालात तक पहुंचाने वाले वो दोनों आदमी ही थे जिसे मैंने तुम्हारे सामने मारा था।
हीर ने आंखें बड़ी किए अंश की तरफ देखा तो अंश ने कहा है, जो आदमी मेरे वफादार होते हैं तो उनकी परिवार की और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी ही होती है, क्योंकि वो अपनी जान पर खेलकर हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन उन दो आदमियों ने न सिर्फ इसकी ये हालत की, बल्कि इसकी बेटी के साथ बेरहमी से रेप किया और उसे मार कर फेंक दिया। ये सुनकर हीर शॉक्ड होकर उस जख्मी आदमी की तरफ देखने लगी। उसे उसके लिए काफी बुरा लग रहा था। अंश ने दोबारा हीर की तरफ देखा और पूछा, अब तुम बताओ, क्या करना चाहिए था मुझे उसके साथ? उद्धरण चिन्ह। फिर अंश उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया और अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डालकर इस आदमी के चेहरे की तरफ देखते हुए, वो इसकी इकलौती बेटी थी और उसके अलावा इसकी लाइफ में कोई और नहीं था। फिर हीर की तरफ देखते हुए जो नम आंखों से उस आदमी की तरफ देख रही थी, तुम कहती हो ना कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे माँ बाप को बहुत दुख होगा। तो वो भी तो इसकी इकलौती बेटी थी ना, क्या बीती होगी इसके दिल पर जब इसकी आंखों के सामने ही इसकी बेटी को मार दिया गया। यह उन लोगों से बदला लेने गया था, तब उन लोगों ने इसकी यह हालत की। अब मैं इनकी बेटी को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसके गुनहगारों को सजा तो दे सकता था ना। जानता हूँ मेरे काम करने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं है। तो तुम बताओ, क्या मेरा उन्हें मार देना गलत था? हीर जो आंसू भरी आंखों से उस शख्स को देख रही थी, वो धीमे कदमों से अंश के पास आई। फिर उसने अंश की तरफ देखा और फिर रुआसी आवाज में कहा, नहीं, आपने जो किया बिल्कुल सही किया। आई एम सॉरी, उस दिन मैंने आपको गलत समझा। अंश ने वापस हीर का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले आया, क्योंकि वो समझ सकता था कि हीर के लिए ये सब देखना बहुत मुश्किल था। कुछ देर बाद हीर और अंश दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। अंश ने अपनी साइड का विंडो ग्लास खोला हुआ था और अपना एक हाथ विंडो पर टिकाए वो स्मोक कर रहा था। हीर अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी, जैसे वो अंश से कुछ कहने के लिए कुछ सोच रही हो। अंश के भी दिमाग में इस वक्त काफी कुछ चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज वो हीर को अपनी सफाई देने के लिए मजबूर क्यों हो गया था। आज तक उसने जो कुछ भी किया, पर उसने किसी को अपने किए की सफाई नहीं दी थी, चाहे उसके खुद के माँ बाप ही क्यों ना हो। लेकिन हीर जो कुछ वक्त पहले ही उसकी लाइफ में आई थी, फिर क्यों वो उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख पाई? वही हीर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि दुनिया में ऐसा कुछ भी होता है। मैंने आज तक ऐसी बातें सिर्फ न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में ही देखी सुनी है। मुझे नहीं पता हकीकत में दुनिया इतनी बुरी भी हो सकती है। इसीलिए जब मैंने उस दिन आपको किसी को मारते हुए देखा तो मुझे भी लगा कि आप क्रिमिनल हैं, और आपको जब गुस्सा आता है तो आप लोगों को मारते हो, बिल्कुल एक विलन की तरह। इसीलिए मैंने आप पर बहुत गुस्सा किया। और फिर उस विराज सिंघानिया ने भी ऐसा कुछ कहा था। तो कहते कहते हीर चुप हो गई। अंश ने तिरछी नजरों से हीर की तरफ देखा, जो अपना सिर झुकाए हुए उसे सफाई दिए जा रही थी। अंश ने अपनी सिगरेट का एक लंबा कश लिया और उसे विंडो से बाहर फेंक दिया। फिर हीर की बांह पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, उस विराज से बात मत करना, वो तुम्हारे सिर्फ दिमाग से खेलना चाहता है। हीर ने बड़े ही भोलेपन से कहा, मैंने भी तो बताया ना आपको कि वो मुझे जबरदस्ती लेकर गए थे। मैंने उन्हें कई बार कहा था कि मुझे उससे बात नहीं करनी है, पर वो मान ही नहीं रहे थे। अगली बार वो मुझे मिलेंगे तो मैं उन्हें डांट दूंगी, पक्का। अंश ने स्माइल करते हुए हीर के बाल बिगाड़ते हुए कहा, गुड गर्ल, अगली बार मुझे पता चला ना कि तुमने फिर से उस विराज के कहने में आकर मुझसे झगड़ा किया है, तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो हीर ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, क्या करेंगे आप मेरे साथ? तो अंश ने कहा, मेरी जान, बार तो सिर्फ दवाई दी थी, पर अगली बार सच में जहर दे दूंगा। लेकिन इस बार हीर डरी नहीं, बल्कि उसके फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो समझ गई थी कि अंश उससे मजाक कर रहा है। रात के करीब 1 बजे हीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सिर उठाकर अंश की तरफ देखा, जो अपनी आंखें बंद किए और हीर को अपनी बाहों में भरे सुकून से सो रहा था। हीर ने आहिस्ता से अंश का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश की, पर अंश ने हीर को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था। इसीलिए हीर को उसका हाथ हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वो इस बात का भी ध्यान रख रही थी कि अंश की नींद खुल नहीं जाए। दरअसल हीर सोई ही नहीं थी, वो तो कब से अंश का गहरी नींद में जाने का वेट कर रही थी। काफी मशक्कत के बाद हीर ने अंश का हाथ अपनी कमर से हटाया और धीरे से बेड से उठ गई। हीर ने साइड टेबल पर रखे हुए अपने फोन को उठा लिया। हीर ने पहले अच्छी तरह से तसल्ली कर ली कि अंश सो रहा है कि नहीं। जब उसे तसल्ली हो गई अंश इस वक्त गहरी नींद में है, तो वो दबे कदमों से अपने कबर्ड के पास आए और बिना आवाज किए कबर्ड को ओपन कर अपना पर्स निकाल लिया। हीर ने एक नज़र वापस अंश की तरफ देखा, जो गहरी नींद में सो रहा था। फिर वो बैग लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। हीर ने आहिस्ता से वॉशरूम का डोर बंद किया और काउंटर पर अपना बैग रखकर उसमें से उसने विराज का कार्ड बाहर निकाला।
काफी देर तक वो विराज के कार्ड को अपने हाथ में पकड़े देखती रही, जैसे वो किसी उधेड़-बुन में हो। फिर उसने मन ही मन कुछ तय करके विराज का नंबर अपने फोन में डायल किया। कुछ रिंग के बाद ही विराज ने फोन रिसीव कर लिया। हीर को विराज की भारी आवाज अपने कानों में सुनाई दी। हेलो। हीर ने थोड़ा ही झिझकते हुए पूछा, क्या आप विराज सिंघानिया बोल रहे हैं? दूसरी तरफ विराज ने जब हीर की आवाज सुनी तो उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने कहा, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। तुम हीर हो ना? तुमने इतनी रात को फोन किया? हीर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मुझे आपसे मिलना है। फिर की बात सुनकर कि वो विराज से मिलना चाहती है, विराज के फेस पर एक विनिंग वाली स्माइल आ गई। फिर भी उसने अपनी आवाज़ को नॉर्मल करते हुए कहा, ठीक है मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, कल उस जगह पहुँच जाना, वहाँ से मेरा ड्राइवर तुम्हें पिक कर लेगा। हीर ने कहा, ठीक है मैं कल वक्त पर पहुँच जाऊँगी। कहकर हीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर सामने मिरर में देखते हुए कहा, अंश आपने भले ही उन आदमियों को किसी भी कारण से मारा हो और वो कारण सही भी हो, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया उसका कोई कारण नहीं था अंश, क्योंकि आपने बहुत तकलीफें दी है मुझे और मेरे परिवार को। हीर ये सारी बात मिरर में अपने अक्स को देखकर कह रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा और नफरत के मिले जुले एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। जब से मैं आपसे टकराई हूँ एक पल के लिए भी मैं और मेरा परिवार चैन से नहीं रह पाए हैं। हमारे आंसू की वजह आप बने हो अंश, इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। और अपने ही कहा ना कि जो गलती करता है उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, तो मैं आपको इस बात की सज़ा जरूर दूंगी। कहते हुए हीर आंखों से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।